चैप्टर नंबर 10 गौशाला है ना। गौशाला मीनिंग पता है आपको गौशाला का? गौशाला में हेलो, गौशाला का मतलब पता है आपको? गायों का घर, क्या गाय रहती है, गायों का। वैसे तो गायों के लिए होता ही है, लेकिन जरूरी नहीं सिर्फ गायें हो वहाँ पे दूसरे पशु भी हो सकते हैं। भैंस हो गई, बकरी हो गई, या फिर जो भी हम पालतू जानवर ये रखते हैं घर पे, डॉगी को छोड़ के, तो वो हम उसी में रखते हैं ना, शेड जिसको बोलते हैं, वो है गौशाला। लेकिन यहाँ पे जो गौशाला है वो अलग है, ठीक है, वो हम बाद में जानेंगे ये कौन सी गौशाला की बात हो रही है। ओके, ये गौशाला कोई हमारे घर वाली गौशाला नहीं है, ये बड़ी गौशाला है, और वो किस लिए बनाई जा रही है, किसके लिए बनाई जा रही है, वो बाद में हम जानेंगे। तो अभी आपसे एक प्रश्न पूछना है मेरे को। आपको क्या लगता है जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो हमें उन बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सेवा भाव मैम, अच्छा और सेवा भाव। अच्छा और सेवा भाव, ऐसा। कभी कभी बूढ़े लोग जो है थोड़े इरिटेट कर देते हैं, मानते हो इस बात को? यस मैम। अगर आप कभी जैसे मतलब मान लो आपके घर में दादा दादी या फिर आपके नाना नानी कभी कभी कोई ऐसी बात कहते हैं जो उनको ठीक लगती है, वो आपको सलाह देते हैं ना कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है, तो आपको लगता है नहीं वो क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हैं, नहीं मुझे तो यही करना है, मुझे यही पसंद है, मैं तो ऐसा ही पहनूंगा, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा घूमने, या फिर जो भी कई मतलब कोई भी छोटी से छोटी बात भी हो सकती है जो आपको लगता है नहीं ये तो सही है, वो क्यों मुझे मना कर रहे हैं, वो क्यों मुझे ये कर रहे हैं, तो उन बातों में कभी कभी इरिटेशन भी आती है। लेकिन क्या हमें उस समय पर उनके ऊपर गुस्सा करना चाहिए? नो मैम, नहीं करना चाहिए। नो। और एक और बात, मान लिया कि कभी कोई ऐसी बात उन्होंने कर भी दी या कह भी दी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो आप अपने तरीके से उनसे वो बात मनवा भी सकते हो, पता है ना इस चीज का। बहुत सी चीजों में अगर वो मना करते हैं या फिर आपको टोकते हैं किसी बात के लिए, किसी काम के लिए, तो आप अपनी बातों से, अपने प्यार से, अपनी मतलब वो बोलते ना, मतलब अपनी तरीके से उनको जो उनके प्रति जो आपका लगाव है, आपकी जो प्यारी बोली है, उससे वो आप उनसे अपनी बात मनवा भी सकते हो, पता है ना इस चीज का। और करते भी हैं, शायद बहुत सारे लोग करते हैं जिनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, साथ में रहते हैं, तो फिर पता ही है, और जब उनसे मिलने जाते हैं तब भी हम ऐसा करते हैं, है कि नहीं? और हमारी वजह से, हम मतलब बच्चों की वजह से उनके मम्मी पापा को कई बार डांट पड़ जाती है कि नहीं? पड़ती है ना? हेलो, दादा दादी कभी कभी मम्मी पापा को भी डांट देते हैं। क्यों डांटते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा ही ये दिखा रहे हैं, डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, या बच्चों के ऊपर ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, या फिर बहुत सी बातें, कई छोटी से छोटी बातें होती है जब वो हमारा साथ भी देते हैं। तो हमें उनके साथ हमेशा प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए ना, हमेशा ऐसा कि उनके एक सहारे बने हुए रहना चाहिए, कि उनको कभी ऐसा फील ना हो कि हम बूढ़े हो गए तो कोई हमसे बात नहीं करता, कोई हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता। कि बूढ़े लोगों की अपनी एक अलग सी ये हो जाती है, थिंकिंग बोल लो, या फिर उनका रहना सहना बोल लो, या फिर उनके जो माइंड में चलता है वो थोड़ा हमसे अलग ही होता है, लेकिन उनके मन में बचपना भरपूर होता है कि नहीं? बचपना भरपूर होता है उनके अंदर। कैसे? ये माना जाता है कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो उसका बचपना जो है वो वापिस आ जाता है। कभी करके देखना, आप जब दादा दादी को अपने साथ खेल में किसी खेल में इन्वॉल्व करोगे ना, तो वो आपके साथ बहुत बढ़िया से खेलेंगे। अभी मम्मी पापा तुम्हें डांट के मना भी कर देंगे, नहीं मेरे पास नहीं टाइम, ये क्या फालतू की चीजें मुझे बता रहा है, ये क्या सिखा रहा है, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं है। लेकिन अगर दादा दादी के साथ में कभी वो वैसा करोगे तो वो हमेशा तुम्हारे साथ उस चीज को सीखने की, उस चीज को करने की कोशिश करेंगे। किया है कभी?
नहीं किया है? नहीं किया है? मैम किया है। किया है ना। वो कभी भी तुम्हें निराश नहीं करेंगे, वो हमेशा ही तुम्हें पूरा साथ देंगे तुम्हारा उस गेम में, उस स्पोर्ट्स में या फिर उस चीज में। भले वो मम्मी पापा के साथ शरारत भी करना हो, शायद मम्मी पापा को मतलब कुछ सरप्राइज देना हो या कोई भी चीज जिसमें आप चाहते कि वो आपके हमराज बने, वो आपकी बातों को छुपा के रखे, सीक्रेट रखें किसी बात को, आपके मम्मी पापा को भी ना बताएं। वो आपके बेस्ट वाले पार्टनर बनते हैं अगर आप उनको बनाओगे, आपके बेस्टेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं वो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। फिर भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बूढ़े लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, जो बूढ़े लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं है, तो उसके साथ में कोई रहना नहीं चाहता, उसको अपने घर में कोई रखना नहीं चाहता, और ऐसे लोगों को दर दर भटकना पड़ जाता है कि नहीं? उनको मतलब यहाँ से वहां भटकना पड़ता है, 2 रोटी के लिए तरसना पड़ता है, एक छत के लिए उन्हें तरसना पड़ता है। कोई रखेगा नहीं, कोई खाने को नहीं देगा, कोई पहनने ओढ़ने को नहीं देगा, तो वो क्या करेंगे? जगह जगह जाकर भीख मांगेंगे या फिर किसी भी तरह से अपना पेट भरने की कोशिश करेंगे। जब तक जीना है तब तक ये पेट भरना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक इंसान की कहानी है अक्कल नाम का ये इंसान है। अक्कल नाम का एक व्यक्ति है जो जवानी के दिनों में बड़ा हंस-खुश था, बहुत तंदुरुस्त था। वंशी बेटा, मैं आपको बाद में बात करूं आपसे? इट इज विद मी ओनली। जब भी आप आओ तभी ले जाना ये सर्टिफिकेट ना बेटा। आप जब भी आओगे सर्टिफिकेट इज रेडी विद मी, आप कभी भी आके ले जाना। यस, मैंने आपका मैसेज पहले ही पढ़ लिया बेटा, इसलिए बार बार मत करो। हाँ, तो वो जिस व्यक्ति ने पूरी उम्र अपना पूरा जीवन जो है वो दूसरों के कामों में लगा दिया, दूसरों की सेवा करने में लगा दिया, कभी अपने बारे में सोचा नहीं, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा या फिर अपने आस पड़ोस अपने समाज के बारे में सोचा, उसी व्यक्ति की बुढ़ापे में ऐसी दुर्गति होती है कि वो एक तो कमजोर हो जाता है शरीर से। बूढ़े लोग तो वैसे कमजोर होते हैं, लेकिन जब प्रॉपर फूड ना मिले, प्रॉपर खाना ना मिले, प्रॉपर रहने के लिए जगह ना मिले, तो वो और भी ज्यादा वीक होते जाते हैं और धीरे धीरे वो एक हड्डियों का ढांचा ही बन जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ अक्कल के साथ। उसे भरपेट खाने को नहीं मिल रहा था, वो दर दर भटक रहा था और अंत में उसकी ऐसी दशा हुई कि अब कोई उसे भीख भी नहीं देता था। अब भीख नहीं दे रहा है तो क्या करना पड़ेगा? उस जगह से जाना पड़ेगा, इसलिए वो अपना गांव छोड़कर भी वहां से चला जाता है। यही सब है इस कहानी में। तो आइए आज शुरू करते हैं ये कहानी गौशाला। वृद्ध, लाचार, साधनहीन व्यक्ति को बुढ़ापे में सहारे और आश्रय की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कोई सहारा नहीं देता है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, लाचार यानी बेबस, जिनका मतलब अपने ऊपर ही बस नहीं है, जो मतलब बिल्कुल बेचारे की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, जिनका कोई भी नहीं होता है। साधनहीन, जिनके पास किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। साधनहीन मतलब किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना घर है, ना खाने को खाना है, ना पहनने ओढ़ने को कोई कपड़ा है। तो ऐसे व्यक्तियों को बुढ़ापे में सहारे की यानी उनका कोई साथ दे, ऐसे व्यक्ति की, और आश्रय की, आश्रय यानी रहने का घर, ऐसे आश्रय की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कोई सहारा नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को कोई भी अपना साथ नहीं देता। समाज में नाम कमाने के लिए अब कोई अगर अपना नाम की सोसाइटी में बढ़ाना चाहता है, अपने नाम प्रतिष्ठा को ऊपर बढ़ाना चाहता है, तो क्या करेंगे? समाज में नाम कमाने के लिए, अपनी प्रभुता, अपना अस्तित्व, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए और संपन्नता का दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए लोग गौशाला हेतु दान दक्षिणा दे देते हैं कि हाँ, जहाँ पे आवारा पशुओं को आवारा गायों को रखा जाता है वो स्थान, उसके लिए वो दान दे देंगे, उसके लिए वो पूरा सहयोग कर देंगे। परंतु बूढ़े, अभावग्रस्त, जो अभावों के मारे हुए हैं, जो मतलब कमियों से गुजरे हुए, जिनके जीवन में हर तरह से कमी है, उनका ना तो कोई साथ देने वाला है, ना ही उन्हें पहनने ओढ़ने को कपड़ा, ना खाने के लिए कोई चीज। तो ऐसे लोगों, ऐसे दीनहीन किसान की जीवन रक्षा का भी वे प्रबंध नहीं करते हैं। ऐसे किसानों की कोई भी सुध नहीं लेता, ऐसे किसानों का कोई भी ध्यान नहीं देता।
महानता केवल आदर्शों की ऊंचाइयों को छूने में ही नहीं, अपितु गिरे हुए को सहारा देकर उठाने में भी है। अगर आप महान हैं तो ये कोई महानता नहीं है कि आप सिर्फ आदर्शों की ऊंचाई, बड़े बड़े बोल बोलिए, बड़ी बड़ी स्पीच दे दी, बड़े बड़े भाषण दे दिए तो आप महानता की ऊंचाइयों को छू जाएंगे। नहीं, अपितु जो गिर रहा है, जो थोड़ा सा कमजोर है, उस व्यक्ति को यदि आप थोड़ा सा सहारा दे देंगे, उसको थोड़ा सा खड़े होने के लिए बल दे देंगे, तो उसमें आप महान बनोगे, उसी में आपकी महानता होगी। कौन रीड करेगा? कौन रीड करेगा? यस बेटा। उस दिन रिमझिम से वर्षा हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से छुट्टी मिली। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा, नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश होऊंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। किंतु आगे भी पढ़ लो बेटा, 2 लाइन है। ओके मैम। किंतु उस वर्षा में भी देखा गांव के रामफल काका कीचड़ में सने सिर पर छाता ओढ़े, लेकिन ज्यादातर भीगते बड़े जा रहे। मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। यस, यहाँ पे लेखक ये कहानी लिखी है वैसे किसने? ये राम वृक्ष बेनीपुरी ने। किसने लिखी है? राम वृक्ष बेनीपुरी ने। और ये अपने साथ घटी हुई एक घटना, या फिर ये काल्पनिक हो सकती है, सच्चाई हो सकती है, वो पता नहीं, लेकिन वो अपने आप को यहाँ कैरेक्टर में डालते हुए, अपने आप को यहाँ एक चरित्र के रूप में दर्शाते हुए बताते हैं कि उस दिन रिमझिम वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी, अच्छे से बारिश आ रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। और मतलब पहले क्या होता था कि जैसे बारिश हुई उस दिन स्कूल की छुट्टी। अभी तो ऐसा नहीं होता, बारिश हो चाहे कुछ हो, मम्मी तो स्कूल में भेज देती है। जब तक अच्छे से तूफान बाढ़ ना आए तब तक मम्मी लोग मतलब मना नहीं करते स्कूल जाने को कि हाँ बारिश है घर पे रुक जाओ। लेकिन पहले क्या होता था, बारिश हुई तो बच्चों का स्कूल जाना बंद, उस दिन बच्चों की छुट्टी होती थी। तो आज स्कूल नहीं जाना होगा। लेखक यहाँ पे बता रहे कि आज स्कूल से छुट्टी हो गई, आज स्कूल नहीं जाना होगा, आज तो हम बारिश का मजा उठाएंगे। और गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छुट्टी से छुट्टी मिली। अब पहले के समय में बच्चों को खूब पीटा भी जाता था ना, खूब पिटाई होती थी। तो उनके गुरुजी, उनके जो मास्टर थे, वो एक खजूर की ग्रीन कलर की हरी हरी छड़ी बनाकर रखे हुए होते थे। खजूर पता है आपको, उसकी अगर छड़ी बनाएंगे तो वो छड़ी कितनी पतली होगी ना, पतली छड़ी है, दैट मीन्स बहुत अधिक दर्द होगा, अगर पड़ेगी ना तो हालत खराब। तो कहते हैं कि आज तो हमें मतलब गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से छुट्टी मिल जाएगी, आज तो हमें मार नहीं पड़ेगी। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा, मैं तो बारिश का पूरा मजा उठाऊंगा, कभी भी आंगन में जाकर नाचूंगा, कभी नहाऊंगा और कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश होऊंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। पूरा प्लान बना लिया पूरे दिन का ना कि मैं तो आज खूब नाचूंगा, बारिश में नहाऊंगा, पानी के बुलबुलों से खेलूंगा और बाद में काकी के हाथ की गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर उसकी गोद में सो जाऊंगा। किंतु उस वर्षा में भी देखा, इतनी बारिश हो रही थी लेकिन उसमें भी उसने देखा कि गांव के रामफल काका कीचड़ में सने सिर पर छाता ओढ़े, लेकिन ज्यादातर भीगते बड़े जा रहे हैं। मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। लेकिन उस बारिश में भी लेखक ने देखा कि गांव का जो रामफल काका है वो कीचड़ में सना हुआ, पूरी तरह से उसमें उसके कपड़ों के ऊपर कीचड़ लगा हुआ है और उसने सिर पर छाता ओढ़ रखा, लेकिन वो भी नाम का, क्योंकि वो छाता किसी काम का नहीं था। फिर भी रामफल काका जो है वो अच्छे से भीग रहे थे। वो भीगते भीगते आगे बढ़े हुए जा रहे थे अक्कल के दरवाजे की ओर। वो अक्कल कौन था? लेखक का पड़ोसी। लेखक के पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर रामफल काका अब भीगते भीगते बढ़े जा रहे थे, मतलब उसके दरवाजे की ओर गए। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? आयुषी पढ़ेगी आज। आयुषी मैम। यस बेटा, रीड करो।
आयुषी बेटा रीड करो। रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी किंतु कंजूस व्यक्ति है। अंकल एक गरीब मजदूर किंतु हरफनमेला इंसान है। आगे पढ़ो। अंकल जरा चलो भानसघर का खपरेल उड़त जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है। खाना पीना बंद है। चलो जरा कपरेलों के दोस्त कर दो। बाल बच्चे भूख से झटपटा रहे हैं। छटपटा रहे हैं। ओके बेटा। अब रामफल काका उसके लेखक के गांव के सबसे धनी, सबसे ज्यादा अमीर लेकिन कंजूस व्यक्ति हैं। अक्कल एक गरीब मजदूर है लेकिन हरफनमोला है। हरफनमोला उस इंसान को कहा जाता है जो हर तरह के कामों को करने में सक्षम हो, जो हर प्रकार के कार्य कर सकता हो, जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। खेतों में लगा दिया तो खेतों का काम बढ़िया से, आप बिल्डिंग बनाने को बोल दे तो बिल्डिंग बनाने का काम बढ़िया से, अगर मतलब पशुओं की देख रेख करने को बोल दिया तो पशुओं की देख रेख भी कर देना। वो हरफनमोला किसान हर तरह के काम करना जानता था। अक्कल जरा चलो भानस घर का खपरेल उधर जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है। खाना पीना बंद है। चलो जरा खपरेलों को दुरुस्त कर दो। बाल बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं। अब ये कौन कह रहा है? ये रामफल काका। रामफल काका कहते हैं अक्कल जरा चलो तो भानस घर का खपरेल उधर जाने से। भानस घर होता है रसोई घर, किचन, है ना। तो भानस घर का खपरेल ये बेटा ये जो ठीक कर रहे हैं ना, ये पकड़ के जो ठीक कर रहा है, रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये इसे कहा जाता है खपरेल, है ना। जो गांव में जो घर बनाए जाते हैं वहां की जो किचन होती है वो ऐसे ही खपरेल उसमें डाले जाते हैं ना। तो इन खपरेलों को ठीक करने के लिए वो कहता है जरा चलो भानस घर का खपरेल उधर जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है। जरा चलो तो हमारे रसोई घर का जो खपरेल है वो निकल चुका है। उधड़ चुका मतलब वहां से निकल चुका है, जिसकी वजह से समूचा घर, समूचा होता है पूरा, समूचा होता है पूरा, पूरा घर पानी पानी हो रहा है क्योंकि बारिश का पानी सारा अंदर घुस गया है। खाना पीना बंद है। अब रसोई घर में पानी ही पानी भरा हुआ है तो खाना कैसे बनेगा? खाना पीना पूरी तरह से बंद है। चलो तो जरा खपरेलों को दुरुस्त कर दो। दुरुस्त यानी उनको ठीक कर दो, उनकी मुरम्मत कर दो। मेरे बाल बच्चे जो हैं वो भूख से छटपटा रहे हैं। मेरे बच्चों को भूख लगी है और वे लोग जो भूख से छटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, उन्हें भूख लगी है बहुत तेज से। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मैम क्या नेक्स्ट? यस बेटा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, माफ कीजिए। तबीयत ठीक होती तो हुक्म सिर आंखों पर। अक्कल रामफल काका का काम प्रायः ही किया करता था, किंतु उसे सबसे ज्यादा तो इस बात की चिढ़ थी कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और इस आफत में जान लेने आए थे जैसे गरीब की देह नहीं। उसे सर्दी लग गई थी, वह रह कर खांसता था। यह बात तो हम पड़ोसी जानते ही थे, किंतु रामफल काका के साम दंग भेद के सामने उसे झुकना पड़ा। फटी काली कंबली ओढ़े अक्कल को मैंने रामफल काका के पीछे पीछे जाते देखा। ओके बेटा। तो जैसे रामफल काका ने कहा कि हाँ चलो मेरे साथ जरा मेरे घर को ठीक कर दो, तो अक्कल ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अभी बीमार हूँ, माफ कीजिए। तबीयत ठीक होती तो हुक्म सिर आंखों पर, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मेरी तबीयत ठीक होती, मैं जरा सा भी ठीक होता तो मैं आपका हुक्म कभी भी टालता नहीं, मैं आपके हुक्म को पूरा करता।
अक्कल रामफल काका का काम प्रायः ही किया करता था। अक्कल जो होता है हमेशा ही, प्रायः ही मतलब हमेशा, हमेशा रामफल काका के हर काम को कर दिया करता था। किंतु उसे सबसे ज्यादा चिढ़ तो इस बात से होती थी, उसे सबसे ज्यादा मतलब इरिटेशन तो इसी बात की होती थी कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं करवाते, कि जब ये इतना कंजूस है व्यक्ति कि जब अच्छे दिन होते, जब जैसे मान लो गर्मी का दिन, सर्दी का दिन, जब बारिश नहीं होती है, अच्छे दिनों में तो ये घर की मरम्मत करवाते नहीं, लेकिन जब जब ये मुसीबत आ जाती है, जब ये बारिश आ जाती है, तो आ जाते हैं मेरी जान खाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए। जैसे गरीब की देह नहीं, जैसे इनको लगता है जैसे गरीब का शरीर जो है, गरीब का शरीर होता ही नहीं है, मतलब गरीब को किसी प्रकार की गर्मी सर्दी का कोई एहसास नहीं होता, उसको कोई बीमारी नहीं होती, वो हर तरह से ठीक ही होता है, उनको यही लगता है, उनके लिए गरीब का शरीर नहीं है। उसे सर्दी लगी थी, उसे कोल्ड हो रखा था, वो रह कर खांसता था, बार बार उसे खांसी आती रहती थी। यह बात तो हम पड़ोसी जानते ही थे, इस बात का हम पड़ोसियों को पता ही था, क्योंकि साथ में घर था, तो जब वो खांसता तो उनको सुनाई देता था। किंतु रामफल काका के साम दाम दंड भेद के सामने उसे झुकना पड़ा, लेकिन रामफल काका ने किसी भी तरह से उसे मना लिया। साम दाम दंड भेद यानी हर प्रकार के उपाय अपनाकर, मतलब थोड़ा गुस्सा किया होगा, थोड़ी चेतावनी दी होगी, कोई भी उपाय अपनाकर उसे मना ही लिया साथ में चलने के लिए। फटी काली कंबली ओढ़े अक्कल को मैंने रामफल काका के पीछे पीछे जाते देखा। तो अक्कल ने उस समय क्या पहना हुआ था? फटी हुई काली कंबली, और वही ओढ़कर वो रामफल काका के पीछे पीछे जा रहा था। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हेलो मैम मैं कौन रीड करेगा? यस बेटा। यस मैम। अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान, रंग वही भारत के आदिवासियों का, विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर न पड़कर आकार पर ही पड़ा था, हट्टा कट्टा। जिसे खेत की कॉलोनी के अक्कल पहुंचा, उसके खरपात अक्कल के नाम पर रोए। उसकी कुदाल क्या थी? परशुराम और बलराम के कुठार और हल की खिचड़ी। जैसा महीन जोतने वाला हल वहाँ कहाँ मिलेगा? घर बनाने में तो उस्ताद। गांव में जितने अच्छे मकान हैं, चाहे उनकी दीवार बनाने में, चाहे छप्पर में, अक्कल का कुशल हाथ उसमें जरूर है। रामफल काका का वह शानदार बंगला अक्कल की वास्तुविद्या के अपार ज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। अपने इन गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफी खुशामदे पाता था, और पैसे भी। यस बेटा, ये 2 कंप्लीट कर लो। ओके। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटों का लालन पालन उसने औकात से ज्यादा अच्छे ढंग से किया, और बेटी को तो वह इस शान से रखता था कि गांव की बबुइया भी मन ही मन चिढ़ती। ओके बेटा। अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान, मतलब पूरी तरह से नौजवान और काफी लंबा। रंग वही भारत के आदिवासियों जैसा, उसके पूरे डील डोल के बारे में यहाँ पे बता रहे ना कि उसका रंग जो था भारत के जो आदिवासी होते हैं उन जैसा था। विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव जो है वो उसके रंग पर ना पड़कर उसके बॉडी स्ट्रक्चर पर पड़ा था, उसके मतलब डील डोल के ऊपर पड़ा था। पूरी तरह से हट्टा कट्टा, हष्ट पुष्ट, दुरुस्त, पूरी तरह से तंदुरुस्त। जिस खेत की कोने में अक्कल पहुंचा, उसके खरपात अक्कल के नाम पर रोए। वो ऐसा बढ़िया मतलब ये काम करता था कि जिस खेत की गुड़ाई होने को होती थी, गुड़ाई पता ना, मतलब जब खेत जोते जाते हैं, खेतों में बिजाई करने से पहले जो खेतों में मिट्टी को निकाला जाता है ना कुदाली से, उसे कहा जाता है कोड़नी। तो जिस खेत की कोड़नी में अक्कल पहुंचा, मानो जहाँ पे वो जोतना था, जहाँ पे इस खेत की जुताई होनी थी, उसमें जब पहुंचा था अक्कल जब भी, तो उसके खरपात अक्कल के नाम पर रोए। वहां पे उगा हुआ जितना भी खरपात है, जितना भी घास फूस या कोई भी एक्स्ट्रा जो मतलब बिना बात के जो उबड़ खाबड़ जैसी चीजें जम आती हैं,
तो वो बिल्कुल ही निकल जाती थी। रोए मतलब पूरी तरह से निकाल देता, खेत पूरी तरह से साफ, उसमें सिर्फ मिट्टी ही दिखाई देती थी, किसी प्रकार का कोई खरपात नहीं दिखाई देता था, ऐसे घास फूस बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। कि जब भी हम खेत की जुताई करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि खेत पूरी तरह से अच्छे से साफ हो और उसमें किसी प्रकार की कोई घास या मतलब अदर कोई जड़ी बूटी ना उगी हुई हो। उसकी कुदाल क्या थी, उसने जो कुदाल रखी तो वो कुदाल से जो मार करता था वो कुदाल कुछ और नहीं, वो तो परशुराम और बलराम की कुठार और हल की खिचड़ी थी। मतलब कॉम्बिनेशन, खिचड़ी मतलब कॉम्बिनेशन किसका, परशुराम का कुठार और बलराम का हल, उसका मिश्रण बनाया हुआ था। उसके जैसा महीन जोतने वाला हलवाहा कहाँ मिलेगा। महीन होता है बिल्कुल बारीक, मिट्टी को मिट्टी की परतें कर देता है, पूरी तरह से धूल जैसा बना देता था उस खेत को, जिस खेत में वो पहुंचता था। जरा से भी मतलब बड़े बड़े ये नहीं मिलते थे, मिट्टी के बड़े बड़े मतलब इसको क्या बोले, पत्थर जैसी नहीं होती थी मिट्टी, बिल्कुल महीन, बिल्कुल बारीक, जैसे छानी हुई हो, इतना महीन उसे जोत देता था। और ऐसा हलवाहा, ऐसा हल चलाने वाला और कहीं भी नहीं था। घर बनाने में तो उस्ताद, घर बनाने में तो उसका कोई और मतलब उसका तो कोई हाथ ही नहीं था, इतना बढ़िया से घर बनाता था, इतना परफेक्ट था वो घर बनाने में। और गांव में जितने भी अच्छे मकान थे, जो भी अच्छे मकान वहां पे बनाए गए थे, वो चाहे उनकी दीवार बनानी हो, चाहे उनकी चार दीवारी लगानी, बाउंड्री वॉल बनानी हो, चाहे छप्पर में, छप्पर यानी छत है ना, फिर अकल का कुशल हाथ उसमें जरूर है। मतलब हर तरह के काम करने में वो निपुण था और गांव के हर घर द्वार में उसका हाथ तो जरूर ही होता था। रामफल काका का वह शानदार बंगला अक्कल की वास्तु विद्या के अपार ज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। यानी रामफल काका ने अपने गांव में जो शानदार बंगला बनवाया है, वो बंगला भी अक्कल के वास्तु ज्ञान का ही सबसे बढ़िया नमूना है। वो अक्कल के हाथों से ही बनाया गया है और इतना बढ़िया है कि गांव भर में उस जैसा बंगला तो किसी का है ही नहीं। अपने इन गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफी खुशामदीद पाता था और पैसे भी। अक्कल मजदूर था, लेकिन इतना टैलेंटेड होने के बाद, इतने सारे उसमें गुण होने के बाद लोग जो थे उसकी खूब खुशामदीद करते थे, उसके हर तरह के नखरे को झेलते थे, उसकी बार बार मिन्नतें करते थे कि हाँ भाई तू मेरा काम कर दे, तू मेरा घर बना दे, तू मेरे खेतों को जोत दे, मेरे खेतों में हल डाल दे। तो इस तरह की खुशामदीद वो हर कोई उसकी करता था और साथ ही साथ उसको अन्य मजदूरों से पैसा भी ज्यादा मिलता था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी, उसकी जो संतानें थी उसमें 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। बेटों का लालन पालन उसने औकात से ज्यादा अच्छे ढंग से किया। जितना उसका सामर्थ्य नहीं था, जितनी उसकी शक्ति नहीं थी, उससे अधिक बढ़िया तरीके से उसने अपने बेटों का लालन पालन किया था, उनका पालन पोषण किया था। और बेटी को तो वह इस शान से रखा और बेटी का पालन पोषण तो इसने बढ़िया से किया हुआ था कि जहाँ गांव में रहने वाली अन्य बबुइयां जितनी भी थी वो सारी की सारी उसकी बेटी से जलती थी। इतने बढ़िया से ये अक्कल जो है उसको रखता था, बढ़िया पहनने को, बढ़िया ओढ़ने को, बढ़िया तरीके से उनका लालन पालन, खाने पीने का पूरा ध्यान, हर तरह से अपने बच्चों को किसी चीज की कमी उसने अपने समय में होने ही नहीं दी। नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हेलो, कौन रीड कर रहा है? जानवी? नॉट देयर? जानवी? खुशअघारा? खुशअघारा? यस मैम। अकल के उदारता की चीज होते। गांव में कभी साधु संत आते तो उनकी सेवा में अक्कल जरूर करता था। वह काम करने में सक्षम था। उसकी आमदनी साधारण मजदूरों से ज्यादा होती है और उसने एक गाय भी पाली रखी थी और 2-3 बकरियां भी। इनसे भी काफी पैसे आते। ओके बेटा,
अक्कल की उदारता की चर्चा होती है। उदारता यानी जो दूसरों के साथ में वो इतना बढ़िया व्यवहार करता था, उसकी चर्चा जो थी वो हर जगह पर होती थी। वो दूसरों के साथ बहुत उदार था, बहुत विनम्र था, बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ वो रहता था। और गांव में कभी भी कोई साधु संत अगर आते तो उनकी सेवा जो थी वो अक्कल जरूर करता, उनकी आवभगत अक्कल जरूर करता। वो काम करने में सक्षम था, वो पूरी तरह से कैपेबल था, पूरी तरह से निपुण था किसी भी काम को करने में। और उसकी आमदनी जो थी वो साधारण मजदूरों से तो ज्यादा ही थी। जितने साधारण मजदूरों को पैसा मिलता था उससे ज्यादा पैसे जो थे वो अक्कल को दिए जाते थे। और साथ ही साथ उसने एक गाय पाल रखी थी और 2-3 बकरियां भी। अब गाय और 2-3 बकरियां रखने के कारण उसे और भी पैसों की मदद हो जाती, उसके पास और भी पैसे आ जाते। यस नेहा, आप रीड कर सकते हो बेटा। नेहा, नेहा बेटा यू कैन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हु विल रीड? यस मैम, योर वॉइस इज। नेहा को नहीं आ रही है शायद। नेहा, यस भूमि। यस मैम, मैं अब शहरी जीव हूँ। कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव चला जाता हूँ। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा मैं एक विलायती मैगजीन पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूप कथा थी। मैं सोचता, ओह, ये विदेशी कलाकार कैसी जीवन तस्वीरें खींचते हैं। कलम है या रंगीन कूची। सलाम बबुआ, आगे बढ़ो बेटा। यस मैम, सलाम बबुआ। आंखें ना उठी। मैं कुछ पढ़ने की गर्क था, कुछ गर्क होने का स्वांग भर रहा था, कुछ उपेक्षा भी थी। दिन पर देहोतिया के मारे परेशान जो रहता हूँ। फिर वही आवाज। मैंने आंख उठाई। एक लकुटिया और 2 सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों के जानवर सा चुका एक आदमी दिख पड़ा। चेहरे पर गौर किया। काले चेहरे को सफेद सफेद बालों के ठूंठ उसे और भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही थी। ओके बेटा, मैं अब शहरी जीव हूँ, या लेखक बता रहे हैं कि मैं शहर में रहता हूँ और कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव चला जाता हूँ। और जब मेरा मन होता है तो मैं गांव में भी आ जाता हूँ। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा, गांव की बात बता रहा है वो। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा, मैं एक विलायती मैगजीन पढ़ रहा था। मैं अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ एक विदेशी मैगजीन यानी पत्रिका, कोई पत्रिका ली होगी उसने, वो पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूपकथा थी, उसमें एक छोटी सी स्टोरी थी। मैं सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसे जीवंत तस्वीरें खींचते हैं। कलम है या रंगीन कूंची। उसमें जो कहानी वो पढ़ रहे थे, जो शॉर्ट स्टोरी वो पढ़ रहे थे, उसको पढ़ने के बाद उन्होंने ये सोचा कि उफ, ये विदेशी कलाकार भी कितने टैलेंटेड होते हैं, कितने निपुण है अपने काम में। वो ऐसे वहां पे कहानी लिखते हैं, इस तरीके से कहानी लिखते हैं और पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो है वो उनके सामने ही हो रहा हो। तो जीवन तस्वीरें यानी लाइव पिक्चर्स। कलम है या रंगीन कूंची। ये कलम से लिखते हैं या किसी रंगीन कूंची से लिखते हैं, किसी रंगीन ब्रश से लिख रहे होते हैं। कूंची होता है ब्रश। सलाम बबुआ, उतने में आवाज आई, सलाम बबुआ। आंखें ना उठी, लेखक ने आंखें नहीं उठाई, मतलब ऊपर अपना मुंह, मतलब सिर ऊपर उठाकर नहीं देखा क्योंकि वो बिजी थे वो पत्रिका पढ़ने में। मैं कुछ पढ़ने में गर्क था, वो पढ़ने में थोड़े मगन थे, थोड़े से बिजी थे उसमें। कुछ और कुछ उसमें बिजी होने का वो स्वांग भी रखते थे। स्वांग होता है नाटक भी कर रहे थे कि मैं बिजी हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। कुछ उपेक्षा भी थी और कुछ वो मतलब निग्लेक्ट भी कर रहे थे, इग्नोर भी कर रहे थे ना। क्यों कर रहे थे? क्योंकि दिन भर देहातियों के मारे परेशान जो रहता हूँ। दिन भर गांव से कोई ना कोई वहां पर आता ही रहता है, जिसकी वजह से लेखक जो था वो परेशान हो रहा था। हर किसी की बात का उत्तर देते हुए, हर किसी के साथ बातचीत करते हुए लेखक परेशान हो जाता था। इसलिए वो उसको इग्नोर कर रहा था, उसकी उपेक्षा कर रहा था। फिर वही आवाज। मैंने आंख उठाई, वापिस उसने आवाज लगाई, सलाम बबुआ।
तो मैंने आंख उठाई। अब लेखक ने सिर ऊपर उठाकर देखा तो क्या देखता है, एक लकुटिया और दो सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों के जानवर सा झुका एक आदमी दिख पड़ा। उसे दिखाई दिया एक लाठी और 2 सूखी हुई टांगे, बिल्कुल सूखे पैर, उनके सहारे 3 टांगों के जानवर जैसा कोई व्यक्ति उसे दिखाई दिया। चेहरे पर गौर किया। जब उसने चेहरे को बड़े ध्यान से देखा तो क्या देखता है, चेहरे को सफेद सफेद बालों के ठूंठ, मतलब उसका चेहरा जो था पूरी तरह से सफेद, जो बाल थे उसके सिर के ऊपर वो पूरी तरह से सफेद थे। तो बालों का ठूंठ था पूरा, मतलब झुरमुट था बालों का, और वो उसे और भी भयानक बना रहा, क्योंकि वो चेहरा काला था और काले चेहरे के ऊपर सफेद सफेद बाल कितना भयानक बना रहा था। और उसकी गर्दन जो थी वो लगातार हिल रही थी, कमजोरी के कारण, बूढ़े होने के कारण। मतलब बहुत से लोगों की क्या हाथ पैर अपने बस में नहीं, कुछ लोग अपने हाथ हिलाते रहते हैं, हाथ ऐसे शिविर करते रहते हैं, किसी की मुंडी ऐसे से हिलती रहती है, तो वैसे बार बार अपनी गर्दन को हिलाया जा रहा था। मैं बबुआ अक्कल, उसने आगे फिर बताया, अपना परिचय दिया ना, मैं हूँ बबुआ अक्कल। मैं चौंक पड़ा, उसे भी यकीन ही नहीं हुआ कि ये अक्कल है। क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? ये वही अक्कल है जिसको मैंने इतना हट्टा कट्टा, इतना तंदुरुस्त देखा है? क्या यही अक्कल है जो ऐसा हो गया, उसकी ऐसी कंडीशन हो गया? बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है। अब ये अक्कल की ऐसी कंडीशन हो चुकी है, ऐसी जीवन के ऐसे पड़ाव में आ चुका है कि अब वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। जिसने गांव भर को घर दिया, जिसने पूरे गांव में न जाने कितने घर बनाए होंगे, वही आज बेघर बार है। आज उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। बेघर बार मतलब घर बार नहीं होना, जिसके पास घर नहीं होता, छत नहीं होती। एक बच्चा जाता रहा, उसका एक बच्चा जो था वो मर गया था और बेटी की शादी होते ही वो अपने ससुराल चली गई थी। बेटी तो पराई होती है और बेटियों को तो जाना ही पड़ता है ससुराल, वो कहाँ साथ में रहती है। उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसे और उसकी जो प्यारी पत्नी थी बुधनी, जिसका नाम था, वो भी मर गई थी। कोई काम धंधा उससे बन पड़ता नहीं। अब इतना कमजोर हो चुका था, इतना बूढ़ा हो चुका था, तो उससे किसी भी प्रकार का कोई काम धंधा नहीं हो पाता था। इतनी कमाई तो कभी हुई नहीं और ना ही उसने इतनी कमाई की थी अपने उन जवानी भरे दिनों में कि वह इतना संग्रह कर पाता कि बुरे दिनों को सुख चैन से काटता, कि वो उस कमाई में से कुछ थोड़ा सा इकट्ठा कर लेता, थोड़ा सा बचा लेता ताकि अपना बुढ़ापा सुख चैन से काट पाता। उसकी तो इतनी कमाई भी नहीं थी। और बड़ी बात, उसने तो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो था, ज्यादा से ज्यादा धन तो अपने बच्चों के लालन पालन में ही खर्च कर दिया था। सिवाय भीख के अब दूसरा चारा ही क्या था? अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वो भीख मांगकर अपना पेट भरे, अपना गुजारा करे। इसके अलावा उसके पास कोई और उपाय नहीं था। और भीख भी क्या सदा मिलती है? और भीख कौन सा रोज देता है कोई? आज किसी ने दे दी तो कल नहीं देगा, परसों देगा तो फिर अगले दिन नहीं देगा। रोज रोज कोई भीख तो देता नहीं। भूख प्यास का मारा अक्कल हड्डी का ढांचा बन रहा है। अब पूरी तरह से उसका पेट नहीं भर रहा है, उसे कोई खाने को नहीं देता, कोई उसको पूछता नहीं है, जिसकी वजह से अब वो पूरा कमजोर हो चुका है। उसका पूरा शरीर जो है वो हड्डियों का ढांचा बन चुका है। उसके शरीर में से अब हड्डियां दिखाई देती हैं। मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया, मैं तुमसे कोई भीख मांगने के लिए नहीं। उसने अपनी बात पहले ही क्लियर कर दी, पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया हूँ, एक नालिश करने आया हूँ, मैं तुमसे एक शिकायत करने आया हूँ। अब उसे लगा होगा कि मेरी शिकायत का निपटारा जो है वो ये लेखक बाबू ही कर सकते हैं, तो मैं तुमसे एक शिकायत करने आया हूँ। तुम ही इंसाफ करो, अब तुम्हें ही न्याय करना है मेरे साथ, तुम ही इंसाफ करो, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले कौन मुंह खोले। लेकिन ये रामफल बाबू जो है गांव के इतने धनी व्यक्ति हैं, उनके आगे तो कोई और बोलने वाला नहीं है, उनके आगे तो कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। तो इसलिए तुम ही मेरी शिकायत का उपाय निकालो, तुम ही सोल्यूशन निकालो इस बात का। इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर एक शिकायत लेकर आया हूँ। वो शिकायत किसकी है? किसकी शिकायत लेकर आया वो? रामफल बाबू। रामफल बाबू। रामफल बाबू की शिकायत वो लेके आया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल कंप्लीट कर लेंगे इसे ना। ओके ओके मैम। ओके एवरीवन, हाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय मैम।